अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे बोहर थ्योरी रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी बोहर के थ्योरी के अकॉर्डिंग हम किस तरह मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या हाइड्रोजन एटम का रेडियस निकाल सकते हैं। बोहर की थ्योरी के अकॉर्डिंग ना सिर्फ हाइड्रोजन एटम का बल्कि हम हीलियम या लिथियम वगैरह का भी उसके एटम का रेडियस निकाल सकते हैं, यानी इसको अप्लाई कर सकते हैं मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर। पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर अप्लाई नहीं कर सकते, यानी जिसके एटम में एक इलेक्ट्रॉन होगा उस पर ही अप्लाई हो सकता है बोहर का एटॉमिक मॉडल। इसकी मदद से हम उसका रेडियस निकाल सकते हैं। पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यानी जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर बोहर का एटॉमिक मॉडल या उसका के तहत बोहर के थ्योरी के अकॉर्डिंग उसका हम हाइड्रोजन उसका यानी कि एटम का हम रेडियस नहीं निकाल सकते। तो ये आज हम डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम है आपके पास। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एक बात आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा होता है और यानी कि अब जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या कहलाएगी। दो किस्म की वेलोसिटीज होती हैं किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की। एक कहलाती है टेंजेंशनल वेलोसिटी। क्या कहलाती है? टेंजेंशनल वेलोसिटी। दूसरी क्या कहलाती है? जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा, उसको जो वेलोसिटी होगी वो क्या कहलाएगी? एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। इसको ओमेगा के जरिए हम डिनोट करेंगे। इसको किसके जरिए डिनोट करते हैं? हम ओमेगा के जरिए डिनोट करेंगे। इसका जो मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम होगा, जिससे पहले हमने पोस्टुलेट वगैरह में डिस्कस कर लिया। वो किसके बराबर होता है? L इज इक्वल टू एम वी आर के बराबर होता है। और एम वी आर किसके बराबर होता है? NH/2 के। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल, वो वीडियो देख लीजिएगा आप, शॉर्ट वीडियो है, 5-6 मिनट की, इतनी बड़ी वीडियो नहीं है, जिसमें हमने सारी बात की है। तो आप कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा तो हम डिस्कस भी करते हैं इसको। ये आपके पास एटम है, एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। अब ज़रा देखिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं? हम Z से डिनोट करते हैं। अब ज़रा देखिए इसमें क्या हुआ है, दो किस्म की वेलोसिटी जैसे मैंने बताया होंगे, एक टेंजेंशनल वेलोसिटी, एक क्या कहलाएगी? एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। इसका जो मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान या न्यूक्लियस के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। दो किस्म की फोर्सेस होती हैं, अभी मैं उसके बारे में बता दूंगा आपको डिटेल में। और दूसरी क्या होती है आपके पास, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स, सेंटर की जानिब, टुवर्ड द सेंटर। और दूसरी फोर्स हमारे पास क्या होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है। क्या कहलाती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है। वो क्या होती है? आउट ऑफ द सेंटर, यानी सेंटर से दूर की जानिब। सेंटर देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है एटम के अंदर तो दो किस्म की इसके ऊपर दो किस्म की फोर्सेज होती हैं। एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या ट्रू फोर्स कहलाती है। जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई ऐसी फोर्स नहीं होती, इसको सोडो फोर्स भी कहते हैं। ये मुख्तलिफ फोर्सेस का मजमू होती है, समझ लीजिए। तो ये सेंटर से दूर की जानिब होती है, इसको सोडो फोर्स भी कहते हैं या इनर्शियल फोर्स भी कहते हैं। तो अब जरा देखिए हमारे पास ये है। अब सबसे पहले हम कूलम को लो के थे देखते हैं। एफ क्या होता है हमारे पास जब दो चार्जेस हों, एक Q1 Q2 R स्क्वायर। इसमें क्या होता है आपके पास? एक K होता है। क्या होता है? K होता है। K फॉर कॉन्स्टेंट, 1 के बराबर समझ लीजिए, K फॉर कॉन्स्टेंट होगा। Q1 Q2 R स्क्वायर, एक प्लस होगा, समझ लें, एक माइनस है, और ये R स्क्वायर है आपके पास। रेडियस क्या होता है? न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल तक का फासला आपके पास क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल तक का जो फासला होता है आपके पास क्या कहलाता है? रेडियस R। और R इज इक्वल टू क्या होता है? D/2 के दीजिए, डायमीटर को डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ज़रा देखिए इसमें आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये आपके पास कहलाएगी। अब ज़रा देखिए आपके पास क्या होगा? F है, F है आपके पास, ये एफ है आपके पास। ये क्या होता है? के किससे बराबर होता है? 1/4 पाई। ये भी लिख लीजिए आपके पास एप्सिलॉन नॉट। आगे चल के आप एप्सिलॉन नॉट का वर्ड बहुत ज़्यादा सुनेंगे। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? स्पेस वैक्यूम परमिटिविटी कह सकते हैं इसको। इसकी वैल्यू मैं अभी आपको बता दूंगा। तो अब जरा देखिए आपके पास क्या है? Q1 आपके पास क्या होगा? ZE हो जाएगा, और Q2 आपके पास क्या होगा? E हो जाएगा। इसका R का स्क्वायर हो जाएगा, और K फॉर कॉन्स्टेंट इसके बराबर होगी वैल्यू। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसकी वैल्यू भी आप क्या करेंगे? लिख लीजिए। तो F क्या होगा आपके पास? K किसके बराबर होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप लिख दीजिए ZE स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। एप्सिलॉन के दीजिए, एप्सिलॉन नॉट के दीजिए, बात बराबर है। अब देखिए आपके पास इनकी वैल्यूज लिख दीजिए। दूसरी फोर्स आपके पास क्या होगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को किससे डिनोट करेंगे हम? एफ जी से कह दीजिए। वो किससे बराबर होती है? mv/r। ये दोनों फोर्सेस क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होती हैं। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ZE/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब ज़रा देखिए आपके पास कुछ बातें आप यहाँ नोट कर लीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर एफ़ क्या होगा, फोर्स हो जाएगा, एफ मतलब फोर्स हो जाएगा, लिखते रहिएगा। जेड मतलब 1 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। Q1 आप कह सकते हैं पॉजिटिव, Q2 चार्ज का जो आप सिम्बोलिकली चार्ज का जो डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं, Q से। R4 क्या होगा आपके पास, रेडियस हो जाएगा, इस तरीके से लिख लें। R = D/2 होता है, फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। अब ज़रा देखिए पाई क्या होता है, आप पाई देख रहे होंगे 3.142 होता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.142 होती है। M4 क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की देख लीजिए कितना होता है, 9.1 एक्सपोनेंट -31 kg में होगा। और आपके पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, स्पेस परमिटिविटी या वैक्यूम परमिटिविटी जो होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.8 एक्सपोनेंट -12। वी देखें, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया 2 किस्म की वेलोसिटीज होती है इसमें। वेलोसिटी ऑफ, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 एक्सपोनेंट -19 के बराबर हो जाएगा। तो ये आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा उतना ही किस पे चार्ज होगा, प्रोटॉन पे चार्ज होगा। तो अब इस तरीके से आप तमाम वैल्यूज़ लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखिए आपके पास क्या है, ZE² है। पहले तो देखिए mv²/r, ये क्या कहलाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउट ऑफ द सेंटर। और जबकि ZE² क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसकी वैल्यू क्या, ये क्या होती है, सेंटर सेकिंग फोर्स टुवर्ड द सेंटर होती है, सेंटर की जानिब होती है। अब जरा देखिए आपके पास आपका mv² है, स्क्वायर के दीजिए, स्क्वायर के दीजिए, ZE ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ के क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा R से। तो इस R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, mv² बचेगा। mv², इस ध्यान में रखिएगा अच्छी तरीके से, 4πε0 R बचेगा। तो इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1 कह देंगे। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ जाएगी, अच्छी तरह इसको नोट कर लीजिए अपने पास। अब ज़रा देखो बच्चों, अब क्यों क्या है आपके पास वैल्यू क्या है, mv² ZE² / 4πε0 R। आपको क्या करना है, ये R सेपरेट करना है, ये R आपको रेडियस के लिए चाहिए होगा। तो आप क्या करेंगे, इस R के लिए आप क्या करेंगे, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ के क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी अरेंजमेंट होगी, तो आपके पास क्या होगी, ये वैल्यू आ जाएगी। तो R फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ R मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो ये यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से इसकी क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। तो देख लीजिए वो भी किस तरीके से होगी, R = ZE² / 4πε0 mv² आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या होगी, इसको आप कह देंगे इक्वेशन 2। पता चल गया अरेंजमेंट, साथ साथ लिखते भी रहिए। तो देखिए ये डिवाइड हो रहा था, यहाँ के क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। अभी मल्टीप्लाई mv² भी था, तो यहाँ के डिवाइड हो गया, तो आपके पास क्या होगा, इसकी अरेंजमेंट के जरिए ये R आपके पास अलग हो गया, रेडियस। तो इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस के लिए इसको यूज़ करेंगे। ये mv² है आपके पास। अब यही से काम होगा आपके पास, जैसे कि हमने इससे पहले बोहर का एटॉमिक मॉडल भी पढ़ा था, इंटीजर की बात की थी, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो ज़रा देखिए इसको भी, जैसे मिसाल के तौर पर बोहर के थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, L = क्या होता है, mvr, एंगुलर मोमेंटम। जैसे आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा P = mv, तो लीनियर मोमेंटम समझ लीजिए। ये हम क्या करें, एंगुलर मोमेंटम की, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसका जो मोमेंटम होगा क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी क्या कहलाएगी, एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। तो L = mvr के बराबर होता है, जबकि mvr = NH/2π के बराबर होता है। mvr क्या होता है, NH/2π। तो यहाँ एच की वैल्यू भी लिख लीजिए, एच की वैल्यू क्या होती है, 6.625 एक्सपोनेंट -34 होती है। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ज़रा देखिए अब आपके पास क्या है, V = NH/2π mr, इस तरीके से आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हो जाएगा, समझ लीजिए। क्या होगा आपके पास, इसकी वैल्यू आप स्क्वायर कर लें, V²
इज इक्वल टू एन स्क्वायर। एन क्या होगा, आगे चल के आप क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, तो एन को क्या दीजिए आप, नंबर ऑफ शेल्स के दीजिए, समझने फिलहाल नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स। बोर्ड में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ाया था, तो ज़रा एन पे डिटेल में बाद में बात करेंगे क्वांटम नंबर वाले में। वी स्क्वायर, एन स्क्वायर, एच स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, एम स्क्वायर और आर स्क्वायर, एम स्क्वायर और आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगी एक और इक्वेशन, इसको आप इस तरीके से अंडरलाइन कर लीजिए। अब यही इक्वेशन आपके काम आएगी। एम फॉर मास, आर फॉर रेडियस, एन फॉर नंबर ऑफ शेल, एच फॉर प्लांक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी, ये वी स्क्वायर, वी फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चे इस फार्मूले को आप ज़रा ध्यान में रखिएगा। अब आपके पास क्या है, अब हम नया काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है, आर का आपने निकाल लिया, आर का आपने क्या निकाला, आर क्या है आपके पास, आर इज इक्वल टू होता है जेड ई स्क्वायर हो गया, जेड ई स्क्वायर हो गया आपके पास 4 पाई स्क्वायर हो गया, एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर हो गया। सारी बात अपने पास लिखते रहिए। अब ज़रा देखिए आपके पास क्या है, ये वी, आपके पास क्या है, ये वी स्क्वायर है। यहाँ भी देखिए आपके पास क्या है, वी स्क्वायर है। अब ज़रा देखिए काम क्या होगा, आपके पास क्या होगा, आर आ जाएगा, जेड ई स्क्वायर हो गया, अच्छी तरह नोट करते जाइए साथ साथ, 4 पाई स्क्वायर हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, एम हो गया। अब ज़रा देखिए वी की, जो वी की वैल्यू है, ये पूरी की पूरी वी स्क्वायर की जगह जो ना ये वैल्यू हम रख देंगे यहाँ उठा के। कितनी है, लिख देता हूँ यहाँ, एन स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर हो गया ओवर 4 पाई स्क्वायर, एम स्क्वायर और आर स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू आ गई आपके पास। यहाँ से आपका काम शुरू होगा मेन। अब ज़रा देखिए आपके पास इस कंडीशन में जब अरेंजमेंट करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी आपके पास, जेड ई स्क्वायर, तो ये ऊपर आके क्या होगी, ये यहाँ आ जाएगी, ऊपर आ गई, यानी ये नीचे है तो क्या होगी, ये ऊपर आ जाएगी, तो क्या होगी 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगी एम स्क्वायर आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम, ब्रैकेट में लिख दीजिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट आपको करना होगी। साथ साथ मैंने सबकी वैल्यू आपको बता दी, जेड क्या होता है, ए क्या होता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, मास क्या होता है, रेडियस क्या होता है, एन की वैल्यू क्या होती है, एन 1 के बराबर होगा, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने समझ लें, वो 1 2 3 हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही ऑर्बिट है। एच क्या होगा, 6.625 एक्सपोनेंट -34 होगा। तो सारे वैल्यू हमने कर ली डिस्कस। तो आपके पास क्या आएगी, ये वैल्यू अरेंजमेंट हो गई, रेडियस क्या आ जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे या काट देंगे। तो काट के देखें ज़रा, तो वैल्यू काटते हैं हम, 4 पाई स्क्वायर ये कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, ठीक है। ये आर की भी हमें क्या करनी है, अरेंजमेंट करनी है, एक आर निकालना है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी वो भी ज़रा देख लीजिए। वो वैल्यू क्या बनेगी, सब कुछ काटने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी देखें वो भी, आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, अरेंजमेंट के बाद एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर जेड पाई होगा, एम ई स्क्वायर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आपके पास आपने क्या निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया। इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, रेडियस निकाल लेंगे। आप इसमें पूरी वैल्यू पुट करते जाइए, जो जो इसकी वैल्यू है, तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, 0 जो वैल्यू आएगी इसकी रखने के बाद, तो आपको पता होना चाहिए 0.529 एंगस्ट्रम की वैल्यू आएगी। ये एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है, 10 एक्सपोनेंट -10 के बराबर होता है, सेंटीमीटर में ले सकते हैं इसको। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब ज़रा देखिए आपको करना क्या है। अब इससे किस तरह हम फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, यानी जो इलेक्ट्रॉन होगा ऑर्बिट में, उसको किस तरह निकाल सकते हैं, उसका भी फार्मूला है। वो फार्मूला मैं आपको आगे चल के कराऊंगा। उसके कुछ क्वेश्चन वगैरह आपको सॉल्व करवाने हैं, वो भी देख लीजिए ज़रा। अब ज़रा देखिए इस फार्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे कहाँ। जैसे हमें मालूम करना है आर एन, तो यानी कि चौथे ऑर्बिट का रेडियस, तीसरे ऑर्बिट का रेडियस, दूसरे ऑर्बिट का रेडियस, तो इस फार्मूले की मदद से हम मालूम कर सकते हैं। इसको मैं सवालात वगैरह हैं इसको मैं बाद में कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में।
एक दो सवाल कर लेंगे इसके भी। मिसाल के तौर पर आपके पास एन स्क्वायर हो जाएगा, एन मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, जैसे मैंने बताया नंबर ऑफ शेल ओवर जेड। तो देखिए मिसाल के तौर पर आपको 4 ऑर्बिट में निकालना है, तो ज़रा देखिए 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे और ओवर 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 0.529। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिट का 4 का 3 का 2 वगैरह जितने भी हों उसका रेडियस निकाल सकते हैं। तो इसका हम अभी आगे चल के न्यूमेरिकल वगैरह इसके कुछ कैलकुलेशन वगैरह भी डिस्कस करेंगे। तो ये था आपके पास रेडियस बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग।